केतु अगर खाना नंबर 1 में है तो अधिकतर ये पाया गया है कि ऐसा इंसान अपने घर का इकलौता बेटा होगा। अधिकतर पाया गया है बेटा अकेला होगा, बहनें बहुत हो सकती हैं। केतु अगर खाना नंबर 2 में है तो यहां पर जो प्रेडिक्शन होगी वो जन्म कुंडली वाले के साले के लिए होगी, क्योंकि ससुराल है। केतु ससुराल है, ससुराल का देखेंगे खाना नंबर 2 तो वहां पर साला निकल के आएगा। अगर केतु खाना नंबर 3 में है तो वहां पर मंगल पक्के घर का है, मंगल का लड़का। मंगल कौन है? मंगल हमारा भाई, तो भाई का लड़का हमारा भतीजा हुआ। हम भतीजे के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। अगर केतु खाना नंबर 4 में है, जब चंद्र खाना नंबर 4 में था तो हमारी मासी थी या मां थी। अब केतु खाना नंबर 4 में आया तो हम कहेंगे मासी का बेटा, उसके लिए प्रेडिक्शन करेंगे। सामने वाला बोलेगा कमाल है यार, आप हमारे बारे में तो बता ही रहे हो मगर हमारे मासी के बेटे के बारे में भी बता रहे हो। केतु अगर खाना नंबर 5 में है तो पोता, यहां पर वो पोता बन जाएगा, लड़के का लड़का, क्योंकि केतु खाना नंबर 6 में पक्के घर का है, वहां पर तो बेटा ही है। अब केतु आ गया तो बेटे का बेटा या फिर छोटा मामा, उसका माता का छोटा ख्वाह बड़ा भाई, छोटा मामा या बड़ा मामा, दोनों में से एक मामा केतु खाना नंबर 6 में होगा। हम मामा के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। केतु अगर खाना नंबर 5 में है तो पोता, यहां पर वो पोता बन जाएगा, लड़के का लड़का, क्योंकि केतु खाना नंबर 6 में पक्के घर का है, वहां पर तो बेटा ही है। अब केतु आ गया तो बेटे का बेटा या फिर छोटा मामा, उसका माता का छोटा ख्वाह बड़ा भाई, छोटा मामा या बड़ा मामा, दोनों में से एक मामा केतु खाना नंबर 6 में होगा। हम मामा के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। केतु अगर खाना नंबर 5 में हो तो होगा, 5 में हो तो पोता या मामा या उसका मां का छोटा या बड़ा भाई। सॉरी, अगर केतु खाना नंबर 5 में है तो मामा या पोता, दोनों में से कोई एक हो सकता है। केतु जब खाना नंबर 6 में होगा तो दोता या भांजा, दोता या भांजा खाना नंबर 6 में। बुध की राशि दोता, बहन का लड़का, बुध बहन उसका लड़का, या फिर भांजा। भांजा यानी कि हमारी बहन का लड़का, दोता यानी कि हमारी लड़की का लड़का। तो बुध लड़की भी है, बुध हमारी बहन भी है, तो बहन का लड़का हमारा भांजा, हमारी लड़की का लड़का हमारा दोता। केतु अगर खाना नंबर 7 में है, अपना खुद का मगर दूसरा सेकंड नंबर का लड़का, खुद का लड़का मगर सेकंड नंबर का लड़का। केतु जब खाना नंबर 1 में था तो इकलौता लड़का, पहला लड़का, इकलौता लड़का। अगर केतु खाना नंबर 7 में है तो खुद का लड़का मगर दूसरा लड़का। केतु अगर खाना नंबर 8 में है तो मौतों के मारे मातम का ही ठेकेदार। केतु अगर खाना नंबर 8 में है तो केतु अगर 8 में है तो मौतें बहुत देखता है इंसान, ऐसा इंसान जिसके गले में कोई ना कोई मौतें पड़ी रहती हैं, कभी वो रिश्तेदार कभी ये रिश्तेदार। इसलिए केतु जब खाना नंबर 8 में होता है तो उसका उपाय क्या है वो बताता हूं। केतु की चीज है काला सफेद कंबल।
केतु अगर खाना नंबर 8 में है तो कहते हैं शमशान घाट में कंबल को दबा दें। केतु अगर खाना नंबर 10 में है तो खाना नंबर 10 जो है शनि का, शनि हमारा चाचा, तो केतु चाचा का लड़का हुआ, केतु चाचा का लड़का हो जाएगा। केतु अगर खाना नंबर 12 में है तो उच्च का हुआ। खाना नंबर 9 में ऐसा इंसान था, खानदान का पूरा वफादार गुलाम लड़का, सारे काम करने वाला। ऐसे ही केतु अगर खाना नंबर 12 में है तो भी उच्च का है। तो ऐसा लड़का हर दुख को सुख में बदल देने वाला लड़का। कोई भी दुख अगर खानदान पे आएगा तो ऐसा इंसान आगे होकर उस दुख को खुद के ऊपर ले लेगा और उसको सुख में बदलने की कोशिश करेगा। तो हमने ग्रहों के स्वरूप को देखा, जहां जहां ये उच्च के होंगे वहां वहां इन ग्रहों का अच्छा ही, ग्रहों का अच्छा फल बताया गया है। तो एक हिसाब से रिश्तेदारियां बताई गई हैं, खुद की या अपने रिश्तेदारों के बारे में। धोखे के ग्रह की कैलकुलेशन जो दी गई है यहां पर, क्योंकि धोखे का ग्रह अगर हमने निकालना है किसी साल तो हमको सिर्फ सूरज की जरूरत पड़ती है कि हमारा सूरज हमारी जन्म कुंडली में कहां है, किस घर में बैठा है। सूरज जन्म कुंडली से ही देखना है। फिर से बोल रहा हूं, सूरज जन्म कुंडली से ही देखना है, वर्ष फल से नहीं देखना है। आप लोग तीसरी बार बोल रहा हूं कि सूरज जन्म कुंडली से ही देखना है। धोखे के ग्रह के लिए सिर्फ सूरज की जरूरत पड़ती है। तो जो चार्ट आप लोगों को दिए हैं धोखे के ग्रह की तलाश के लिए, एक चार्ट दिया है जिस इंसान का सूरज खाना नंबर 11 में हो तो वो एक चार्ट है, और एक इंसान उसके लिए दिया है जिसका सूरज खाना नंबर 12 में हो। बाकी के 10 घर इसमें कैलकुलेट नहीं किए गए हैं। इसलिए आपको धोखे का ग्रह तब नहीं समझ में आएगा जब आपका जन्म कुंडली में सूरज 10 या 12 के 11 या 12 के अलावा कहीं और बैठा हो। हर इंसान की जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 11 या 12 में तो हो नहीं सकता। और इसकी भाषा भी इतनी जटिल थी धोखे के ग्रह की कैलकुलेशन की कि ये 2 पेज लाल किताब में सबसे बड़े मेन पेज है। धोखे का ग्रह निकालने की कैलकुलेशन कोई नहीं कर पाता, और ये कैलकुलेशन की है पंजाब लुधियाना के श्री जगमोहन महाजन जी ने। उन्होंने लाल किताबियों का काम बहुत आसान कर दिया। मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं। लाल किताब के बहुत विश्व विख्यात ज्योतिष हैं श्री जगमोहन महाजन जी, जिन्होंने धोखे के ग्रह की कैलकुलेशन निकाली। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने इस कैलकुलेशन को आसान किया। मैं खुद उनके पास में सीखने पंजाब लुधियाना स्पेशल गया था। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस दी हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं कि 9 के सूरज को 6 की लाइन की 70 के पेशानी पर रखें, या 7 के सूरज को 5 की लाइन 70 की पेशानी पर रखें। जब खाना नंबर 1 खाली हो तो नंबर 7 को 7 के ऊपर लिखें। नया इंसान जो पढ़ता है वो शायद इन कैलकुलेशन को नहीं समझ पाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक रेडी रखें। सबसे पहले आप एक ब्लैंक कुंडली बनाओगे, ब्लैंक कुंडली। उसके खाना नंबर 1 में लिखोगे सूरज, उसके खाना नंबर 2 में लिखोगे चंद्र, उसके खाना नंबर 3 में लिखोगे केतु, उसके खाना नंबर 4 में लिखोगे मंगल, उसके 5 में लिखोगे बुध, उसके बाद 6 में लिखोगे शनि, 7 में लिखोगे राहु। खाना नंबर 8 में आपने सिर्फ क्रॉस मारना है। खाना नंबर 9 में आपने सिर्फ
क्रॉस मारना है। खाना नंबर 10 में आपने बृहस्पति लिखना है। खाना नंबर 11 में आपने शुक्र लिखना है। खाना नंबर 12 में आपने क्रॉस मारना है और इस कुंडली को आप नाम दोगे बेस कुंडली। बेस कुंडली मैं लिखकर भेज रहा हूं। इसके बाद आपने अपनी जन्म कुंडली भी इसके नीचे बनानी है। जन्म कुंडली, जन्म कुंडली में जैसे ग्रह हैं वैसे ही आप इसके नीचे एक ब्लैंक कुंडली बनाओ और उसमें जन्म कुंडली के ग्रह लिखो आप अपने, और उसकी भी फोटो खींचकर भेजो। अब आपको एक कैलकुलेशन का फॉर्मेट भेज रहा हूं। कैलकुलेशन का फॉर्मेट भेज रहा हूं। इसके बाद आपने सबसे पहले आपका रनिंग ईयर निकालना है कि आपका रनिंग ईयर कौन सा है। ये रनिंग ईयर आप लिख के जन्म कुंडली के सामने रनिंग ईयर लिख के उसको सर्कल मार लो। अब आपको आपका रनिंग ईयर मिल गया। रनिंग ईयर मिल गया। अब आपको एक फॉर्मूला भेज रहा हूं। उसमें सबसे वो फॉर्मूला है कैलकुलेशन की। सबसे पहले आपने अपना रनिंग ईयर लिखना है जो भी आपको चल रहा है। उसके बाद में उसके नीचे +1 करना है। +1 के बाद में एक लाइन खींच के टोटल मार लेना है। जो भी रनिंग ईयर +1 का टोटल आएगा उसमें से माइनस सूरज का खाना नंबर करना है। जहां पर भी आपकी जन्म कुंडली में, फिर से बोल रहा हूं, जहां पर भी आपकी जन्म कुंडली में, जहां पर भी आपकी जन्म कुंडली में सूरज बैठा होगा वो खाना नंबर लिखना है, माइनस करना है। तो वो खाना, सूरज अगर 8 में बैठा है तो -8 होगा। सूरज अगर 1 में बैठा है तो -1 होगा। सूरज अगर 2 में बैठा है तो -2 होगा। फिर एक अंडरलाइन करनी है। रनिंग ईयर +1 जो टोटल आया माइनस सूरज का खाना नंबर माइनस करना है। जो टोटल आएगा उसको 12 से डिवाइड करना है। मान लो आपका टोटल 43 आता है, आंसर 43 आता है, तो उसको 12 से डिवाइड करोगे तो 12 तिहाई 36, 12 3 जा 36। 43 में से 36 माइनस होगा तो मिलेगा 7। इस 7 को पकड़ लेना है, इस 7 को पकड़ लेना है और थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है। इसके आगे मैं फिर बताता हूं। इसके बाद आप लोगों को कुछ कंडीशंस आएंगी। कंडीशन जिसको आप नियम बोल सकते हो। कंडीशन ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 6 में होगा तो आप माइनस करते वक्त सूरज के खाना नंबर को -6 नहीं करोगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 6 में है तो आप 6 माइनस नहीं करोगे, आप माइनस करोगे 9। आप -9 करोगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 9 में है तो आप -9 नहीं लिखोगे, आप -6 करके कैलकुलेट करोगे। इसके आगे फिर बताता हूं। तो यहां पर लिखा है कि नंबर 9 के सूरज को नंबर 6 की लाइन की पेशानी पर लिखें। तो आप ये चार्ट तो बना ही रहे हो, आप तो कैलकुलेशन कर रहे हो जो जगमोहन महाजन जी ने बताई। तो आपके जन्म कुंडली में अगर सूरज खाना नंबर 9 में है तो आप -6 करोगे, और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 6 में है
तो आप उसको 9 करोगे। इसके आगे है, अगर आपके जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 7 में है, सूरज खाना नंबर 7 में है, अगर आपके जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 7 में है, तो आप देखोगे खाना नंबर 1 में ग्रह है या नहीं है। अगर सूरज खाना नंबर 7 में है और खाना नंबर 1 खाली है, तो आप -7 नहीं करोगे, 5 करोगे। अगर सूरज खाना नंबर 7 में है, खाना नंबर 1 खाली है, तो आप -5 करोगे, -5 करोगे। अगर सूरज खाना नंबर 7 में है और खाना नंबर 1 में ग्रह है, अगर सूरज खाना नंबर 7 में है और खाना नंबर 1 में ग्रह है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हमको उससे मतलब नहीं, बस उसमें ग्रह होना चाहिए, तो हम सूरज के लिए -7 ही करेंगे। यहां तक होने के बाद आपके पास में शेष नीचे बचेगा। मैंने कहा था ना, रनिंग ईयर +1, जो भी टोटल आएगा माइनस सूरज का खाना नंबर। माइनस सूरज के खाना नंबर के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली में सूरज खाना नंबर 9 में है, तो आप -6 करोगे। अगर सूरज खाना नंबर 6 में है, तो आप खाना नंबर 6 नहीं लिखोगे, -9 करोगे। बाकी हर खाने के लिए आप ऐसे ही करोगे। अगर सूरज खाना नंबर 7 में है, खाना नंबर 1 खाली है, तो आप -7 नहीं करोगे, -5 करोगे। अगर सूरज खाना नंबर 7 में है और खाना नंबर 1 में ग्रह है, तो आप -7 करोगे। जो भी शेष नीचे आएगा उसको आपने पकड़ लेना है, और पकड़ने के बाद आप जाओगे बेस कुंडली में, जो बेस कुंडली सबसे पहले बनाई थी। अगर आपको उसका शेष 1 मिलता है, 1, तो आप खाना नंबर 1 में देखोगे वहां पर सूरज लिखा है, तो इस साल आपका धोखे का ग्रह सूर्य होगा। अगर आपको शेष 2 मिलता है, तो आपका धोखे का ग्रह चंद्र होगा। अगर आपका शेष 3 मिलता है, आप बेस कुंडली में जाओगे, आप देखोगे वहां पर खाना नंबर 3 में केतु लिखा है। अगर शेष खाना नंबर 4 मिलता है, तो आप शेष 4 को पकड़कर बेस कुंडली में जाओगे, देखोगे वहां पर मंगल लिखा है, तो इस साल आपका धोखे का ग्रह मंगल होगा। उसके बाद अगर आपका शेष 5 मिलता है, तो आप बेस कुंडली में जाओगे, देखोगे तो वहां पर बुध लिखा है। अगर आपको 6 मिलता है, आंसर शेष 6 मिलता है, तो आप बेस कुंडली में जाओगे, देखोगे खाना नंबर 6 में शनि लिखा है, तो इस साल आपका धोखे का ग्रह शनि होगा। अगर आपको शेष 7 मिलता है, तो आप बेस कुंडली में जाओगे, वहां पर देखोगे खाना नंबर 7 में राहु लिखा है, तो इस साल आपका धोखे का ग्रह राहु होगा। अगर आपको शेष 8 मिलता है, तो आप बेस कुंडली में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि खाना नंबर 8 में क्रॉस मारा है। क्रॉस मारा है, इसका मतलब है कि आप जन्म कुंडली में जाओ। जन्म कुंडली में आप देखो खाना नंबर 8 में कौन सा ग्रह है। जो भी ग्रह है वो ग्रह इस साल आपका धोखे का ग्रह होगा। अगर खाना नंबर 8 खाली है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप उसके पक्के ग्रह लेंगे मंगल और शनि, क्योंकि खाना नंबर 8 में पक्का ग्रह मंगल और शनि होता है। अगर शेष आपको 9 मिलता है, तो आप
देखोगे बेस कुंडली में वहां पर क्रॉस मारा है, तो क्रॉस का मतलब है आप जन्म कुंडली में जाओ। जन्म कुंडली में खाना नंबर 9 में जब आप जाओगे तो आपको वहां पर आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह दिखेंगे। वो ग्रह आपके धोखे के ग्रह होंगे। अगर खाना नंबर 9 में आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नहीं है तो आप उसका पक्का ग्रह बृहस्पति लोगे। अगर आपका शेष 10 मिलता है तो आपका जन्म कुंडली में जाओगे तो खाना नंबर 10 में बृहस्पति लिखा है। अगर आपके पास में शेष 11 मिलता है तो आप जन्म कुंडली बेस कुंडली में जाओगे तो आपको वहां पर शुक्र दिखेगा, तो शुक्र आपका धोखे का ग्रह है इस साल। अगर आपका शेष 0 मिलता है, 0, तो आप जाओगे बेस कुंडली के खाना नंबर 12 में, वहां पर आपको क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है जन्म कुंडली में जाओ, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। तो जन्म कुंडली के खाना नंबर 12 में जो भी ग्रह बैठा होगा वो इस साल धोखे का ग्रह होगा। अगर जन्म कुंडली खाली है, खाना नंबर 12 खाली है आपका, तो इसका मतलब है आपका पक्का ग्रह बृहस्पति इस साल धोखे का ग्रह होगा। तो ये है कैलकुलेशन। इस ऑडियो को फिर से 2 बार 3 बार सुनो, उसके बाद आप अपना रनिंग ईयर लेकर ये सारे फॉर्मूले लगाओ और बताओ कि आपका धोखे का ग्रह कौन सा है। खानदान की किसी की कुंडली लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ पहले अपनी देख लो। इसके बाद आपको धोखे का ग्रह मिल गया, आप बनाओगे अपना वर्षफल, रनिंग वर्षफल। उस रनिंग वर्षफल में आप ये देखोगे कि जो धोखे का ग्रह आपको मिला है वो इस साल आपके वर्षफल में कहां बैठा है। अगर वो मंदा है तो उसका उपाय करने की जरूरत है, अगर वो अच्छा है उसका उपाय करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब आप अपना वर्षफल बनाओ और देखो वो धोखे का ग्रह किस खाने में बैठा है, और मुझे बताओ कि मंगल 6 में बैठा है, चंद्र 7 में बैठा है या शुक्र 9 में बैठा है। बुध खाना नंबर 12 बहुत मंदा होता है। हर 2 वक्त, किसी भी वक्त, और हर 2 मर्द या औरत के साथ बेहया लड़की, हर 2 वक्त यानी कि हर समय, और हर 2 मर्द या औरत, किसी मर्द या औरत के साथ में रहने वाली बेहया लड़की को कहा गया है। बुध खाना नंबर 12 में नीच का होता है। बुध अगर खाना नंबर 12 में है तो कहा गया है अकल की नकल करने वाला। बुध खाना नंबर 12 वाला हमेशा नकल करके ही आगे आएगा, उसके अंदर असलियत होती ही नहीं है। बुध 12 वाले को आप कह सकते हैं पिछलगू। पिछलगू यानी कि किसी ने कोई काम किया, उस काम की नकल को करने वाला इंसान, किसी के पीछे लग जाने वाला इंसान, वो बुध 12 वाला होगा। अब आते हैं शनि पर। शनि अगर खाना नंबर 1 में है तो नीच का। यहां पर कहा है एक तरफा तबीयत का, एक तरफा तरबियत का, यानी कि अगर उसने सोच लिया कि आपके ऊपर मेहरबानी करनी है, आपका साथ देना है तो देना ही देना है, और अगर नहीं देना है तो नहीं देना है। आपके साथ अच्छा है तो अच्छा है। अगर उसने सोच लिया कि मैंने आपका अच्छा नहीं करना है, बुरा ही करना है, तो बुरा ही करेगा। इसलिए कहा है कि एक तरफा तबीयत वाला, एक ही साइड वाला, बेलिहाज हाकिम। बेलिहाज मतलब हद से ज्यादा मेहरबान, मेहरबानी करने वाला अगर है तो आपको तार देगा, आपका भला कर देगा, वरना आपका सब कुछ नीलाम करवा कर ही छोड़ेगा अगर उसने सोच लिया। खाना नंबर 1 का शनि वाला इंसान बहुत जिद्दी होता है। अगर किसी का भला करने आए तो बहुत भला करेगा,
अगर उसके कपड़े बेचने पर भी उतरवाने के लिए आए तो कपड़े भी उतरवा देगा। अब आते हैं खाना नंबर 2 के शनि पर। खाना नंबर 2 क्या है? हमारा ससुराल। तो हमारे ससुर का जो भाई है वो हमारा चाचा हुआ। तो खाना नंबर 2 में अगर शनि है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो प्रेडिक्शन होगी वह ससुर के भाई की प्रेडिक्शन होगी, ससुर के भाई की प्रेडिक्शन। तो खाना नंबर 2 में शनि है तो वो बन जाएगा ससुर का भाई। खाना नंबर 3 में अगर शनि है तो खानदानी मजदूर। खानदानी मजदूर, पुराने जमाने में क्या होता था? हमारे खेत में, हमारे बाप दादाओं के जमाने से हमारे खेत में जो काम करते थे, हमारे दादा के समय में अगर खेत था तो हमारे खानदान, आज की डेट में जो बंदा काम कर रहा है उसका दादा भी हमारे दादा के साथ काम किया, फिर उस बंदे का पिता भी हमारे पिता के साथ में काम किया, और फिर आज उस खानदान का तीसरी पीढ़ी हमारे साथ काम कर रही है। तो वो हो गया खानदानी मजदूर। या फिर आपकी फैक्ट्री में, अगर बिजनेस में कभी कभी 2-3 पीढ़ियां आपके यहाँ पर काम कर दी हैं, तो वो जो इंसान है वो शनि 3 वाला है। तो खानदानी मजदूर, मगर पुश्त दर पुश्त यानी कि जनरेशन टू जनरेशन का ताल्लुक इस खाना नंबर 3 के शनि के साथ बनेगा। अगर किसी का शनि खाना नंबर 3 में है तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब आपका संबंध किसी ऐसे इंसान के साथ में है जिसके खानदान आपके बाप दादाओं के जमाने से चलते आ रहा है, आप उसके साथ में संबंध बहुत बनाकर रखे हो। शनि अगर खाना नंबर 3-4 में है, शनि अगर खाना नंबर 4 में है, तो चंद्र जब खाना नंबर 4 में था तो हमने कहा हमारी मां या मौसी। अब शनि अगर खाना नंबर 4 में है तो यहां पर वो हमारा मौसा बन जाएगा, मासी का पति, मौसा। पंजाबी में उसको कहते हैं मासड़, मासड़, मौसा। शनि अगर खाना नंबर 5 में है तो हम कहेंगे बेवफा गुलाम। गुलाम आजकल की, आज की जमाने में तो कोई गुलाम है नहीं, मगर ऐसा कोई नौकर आपका या ऐसा कोई आपके साथ में काम करने वाला जो आपके साथ में बेवफाई कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो आपको अपने घर में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, या जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको पूरी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपका बिजनेस चौपट कभी ना कभी धोखा दे सकते हैं, बेवफाई आपके साथ में कर सकते हैं। शनि अगर खाना नंबर 6 में है तो ना शुक्रा रिश्तेदार, ऐसा रिश्तेदार जो आपके अच्छाई के लिए आपको जिंदगी में कभी शुक्रगुजार ना हो, आपको थैंक यू ना बोले, आपका एहसान ना माने। और ये रिश्तेदार होगा आपके लड़की के या लड़के के ससुराल से कोई रिश्तेदार, लड़की के या लड़के के ससुराल से कोई रिश्तेदार, क्योंकि बुध आपकी लड़की, केतु आपका लड़का, और खाना नंबर 6 में राहु यानी कि ससुराल। ससुराल किसका? बुध का। बुध यानी कि लड़की, केतु यानी कि लड़का, बुध यानी कि बहन। तो आपकी बहन, आपका लड़का, आपकी लड़की के जो ससुराल वाले हैं उसमें से कोई रिश्तेदार आपके साथ में ना शुक्रागिरी करेगा, यानी कि आपसे समय काम तो निकाल लेगा मगर आपको कभी उसका क्रेडिट नहीं देगा, आपके साथ में धोखा ही करेगा। शनि खाना नंबर 7 में उच्च का अच्छा होगा। अंधों को आंखें देने वाला मददगार भंडारी। शनि क्या है? शनि है आंखों की रोशनी। शनि उच्च का है तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब आप अंधों को आंखें भी दान कर सकते हो, यानी कि इतने अच्छे हो, क्योंकि शनि अच्छे का प्रभाव तो मिलेगा जन्म कुंडली वाले को। तो अंधों को आंखें देने वाला मददगार भंडारी, चाहे खानदान ससुराल का हो चाहे खानदान अपना हो,
ससुराल का खानदान क्यों? क्योंकि खाना नंबर 7 जो है वो गृहस्थी जीवन है। अपनी पत्नी के खानदान को भी दे सकता है आंखें और अपने खानदान को भी दे सकता है, यानी कि इतना अच्छा शनि होगा उसके और उसके खानदान ससुराल वालों के लिए। शनि अगर खाना नंबर 8 में है तो कब्रिस्तान के ताल्लुक का रिश्तेदार जो ना किसी के बुरे में ना भले में हो। शनि अगर खाना नंबर 8 में है तो पक्के घर का है। यहां का शनि ना किसी के लिए फायदेमंद ना किसी के लिए नुकसानदायक। ऐसा इंसान ना तो किसी का भला करेगा ना नुकसान करेगा। मगर शनि 8 में है तो आप ये कह सकते हो बुराई का परसेंटेज 2% से बढ़ गया। बुराई में 51%, अच्छाई में 49%। बुराई अच्छाई से थोड़ी सी बुराई ज्यादा ही होगी शनि 8 में। शनि अगर खाना नंबर 9 में है तो उजड़ों को बसाने वाला, यानी कि ऐसा इंसान जो बेचारे अपने कामकाज से हाथ धो बैठे, अपने परिवार से हाथ धो बैठे, जिनका घर बार नहीं है, ऐसे रिश्तेदारों की मदद करने वाला शनि है। अपना बुजुर्गी ताल्लुक का रिश्तेदार, यानी कि हमारे बुजुर्गों में से कोई एक रिश्तेदार ऐसा होगा जिसने गरीबों की मदद की होगी। मगर शनि खाना नंबर 9 में एक और है, ऐसा इंसान की जिंदगी में बच्चे थोड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। अगर शनि खाना नंबर 5 में है तो कहा गया है बच्चे खाने वाला सांप, और शनि अगर 9 में है तो बच्चों की पैदाइश में एक बड़ा पहाड़। बच्चों के मामले में तो ये थोड़ा सा तकलीफदायक होगा, मगर ऐसा इंसान दूसरों के लिए बहुत मददगार होगा। शनि खाना नंबर 10 में चाचा, मगर इज्जत और सम्मान का मालिक। ऐसा इंसान चाचा बनकर घूमेगा, सबका चाचा, मगर इज्जत और मान का मालिक होगा, इज्जत और सम्मान का मालिक होगा। ऐसे इंसान को इज्जत और सम्मान बहुत मिलता है। कब? जब वो एक जगह पर टिककर काम करे। अगर इधर उधर घूम के काम करेगा तो कोई इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा। शनि अगर खाना नंबर 11 में है तो पूरा धर्मात्मा और गैरतमंद चौकीदार। धर्मात्मा होगा और चौकीदार भी ऐसा जो गैरतमंद हो, जिसको कोई लालच ना हो, जिसको कोई सरोकार ना हो, मगर चौकीदार होगा, रखवाली करने वाला होगा। शनि 11 में अगर है तो कुंडली धर्मी कुंडली बन गई। ऐसा इंसान आपके लिए तो फायदेमंद ही होगा। शनि अगर खाना नंबर 12 में है तो कुदरत का भेजा हुआ पूरा रक्षक। ऐसा इंसान अपने खानदान वालों का, अपने दोस्तों का पूरा रक्षक होता है, उनकी सारी रक्षा करेगा। शनि 12 वाला इंसान तारता ही जाने वाला मेहरबान दोस्त। तो आपका शनि अगर खाना नंबर 12 में है तो आप अपने दोस्तों के ऊपर जान देने वाले होंगे। और अगर आपका कोई दोस्त शनि 12 वाला है तो आप उसके साथ में दोस्ती हमेशा बनाकर रखो, आपको मुसीबत में जरूर तार देगा। वो इंसान आपकी हर मौके पर मदद करेगा। राहु खाना नंबर 1 में अगर है तो ऐसा इंसान बनिया तबीयत का हाकिम। बनिया तबीयत का हाकिम, हाकिम का मतलब होता है ऑफिसर, बनिया मतलब बिजनेस करने वाला, एक एक पैसे का हिसाब रखने वाला। बनिया कहते ना, यार तू तो बनियागिरी करता है। तो बनिया तबीयत का हाकिम, हाकिम यानी कि ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जो एक एक पैसे का हिसाब रखे। तो ऐसा जो इंसान होता है वो कंपनी में, किसी कंपनी में जॉब करता हो या गवर्नमेंट में जॉब करता हो तो कंपनी के लिए और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद होगा राहु खाना नंबर 1 वाला इंसान।
यानी कि राहु खाना नंबर 1 वाला इंसान एक एक पैसे का बराबर हिसाब देगा। बहुत अच्छा है। जन्म कुंडली वाले के खुद के लिए अच्छा है, मगर राहु के लिए, सूर्य के लिए थोड़ा सा मंदा है। क्योंकि राहु जब खाना नंबर 1 में बैठता है तो जहां पर भी सूर्य बैठेगा जन्म कुंडली में, उस घर के प्रभावों को ग्रहण लगा देगा, उस घर की चीजों को ग्रहण लगा देगा, उस घर की चीजों का संबंध का जो भी होगा उसको खराब करेगा। इसलिए कहा है राहु खाना नंबर 1 में बैठा हो तो जहां पर भी सूर्य बैठेगा उस घर से संबंधित चीजों को, रिश्तेदारों को, कारोबार को ग्रहण लगा देगा, खराब कर देगा। खाना नंबर 2 में अगर राहु है तो वो होगा ससुर। मर्द की कुंडली में उसका ससुर, औरत की कुंडली में उसका ससुर। बृहस्पति से मतलब होगा। मर्द की कुंडली में है तो भी ससुर, राहु खाना नंबर 2 में। औरत की कुंडली में है तो भी ससुर। यहां से हम कहते हैं औरत का ससुर बृहस्पति से मुराद होगी। बृहस्पति, राहु खाना नंबर 2 में है तो कहते हैं राहु यहां पर बृहस्पति के कंट्रोल में रहेगा, बृहस्पति के कंट्रोल में रहेगा। राहु अगर खाना नंबर 3 में है तो दौलत की दोस्ती को आखिर तक निभाने वाला, यानी कि राहु अगर खाना नंबर 3 में है तो ऐसा इंसान पैसों का इंसान होगा। इसके लिए सब कुछ पैसा ही होगा। दौलत की दोस्ती को आखिर तक निभाने वाला, यानी कि पैसों से मोहब्बत करने वाला इंसान होगा। क्योंकि राहु उच्च का है। राहु क्या है? राहु है सोच। इस इंसान की सोच हमेशा पैसा कमाने के पीछे लगी रहेगी। प्लानिंग बहुत अच्छी होगी और प्लानिंग को इंप्लीमेंट कैसा करना है वो भी राहु 3 वाला कर लेता है। राहु अगर खाना नंबर 4 में है तो माता का छोटा भाई, माता का छोटा भाई। राहु अगर 5 में है तो बच्चों को बेचने का व्यापारी। राहु अगर खाना नंबर 5 में है तो ऐसा इंसान किसी के बच्चे उठाकर बेच भी देगा। यानी कि राहु अगर खाना नंबर 5 में है तो हमारे बच्चों को तकलीफ है, क्योंकि राहु वहां पर बैठा है जहां पर हम बच्चे देखते हैं, खाना नंबर 5 से। और खाना नंबर 5 क्या है? सूर्य की राशि। यहां पर उसने सूर्य ग्रहण लगा दिया है बच्चों के मामले में। इसलिए जब राहु खाना नंबर 5 में होता है तो हम कहते हैं कि भैया एक 60 ग्राम का हाथी ठोस, उसकी 60 ग्राम का चांदी का ठोस हाथी, सूंड नीचे होनी चाहिए, वो घर में रखें। इससे सरकारी काम में फायदा, सेहत ठीक रहती है, बच्चों के मामले में ठीक रहता है। तो ये राहु यहां पर थोड़ा कंट्रोल हो जाता है चंद्रमा से। राहु अगर खाना नंबर 6 में है तो हमारी लड़कियों का जो ससुराल होगा, ससुर होगा, उसकी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। राहु यहां पर खाना नंबर 6 में हमारी लड़कियों का ससुर बन जाता है, लड़कियों का ससुर। खाना नंबर 2 में वो हमारा खुद का ससुर था राहु, मगर खाना नंबर 6 में जब होगा तो हमारी लड़कियों का ससुर बन जाएगा या हमारे लड़कों का ससुर बन जाएगा। अब आते हैं राहु खाना नंबर 7, ससुराल खानदान के घर का माली खुलिया का मारा हुआ पागल। अगर राहु आपका खाना नंबर 7 में है तो आप बोल सकते हो कि आपका जो जिसकी जन्म कुंडली है, जिसके जन्म कुंडली में खाना नंबर 7 में राहु है, आप बोल सकते हो कि उसके ससुराल में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होगा जो दिमागी तौर पर पागल होगा और बहुत बोलता होगा। अब हो सकता है कि आप ससुराल के उस बंदे को ना मिले हो, मगर आपकी बीवी को पता होगा कि उसके चाचा का जो भाई है, चाचा का जो बेटा है या चाचा का भतीजा है, वो दिमागी तौर पर पागल है। यही राहु अगर खाना नंबर 8 में है तो राहु खाना नंबर 8 किसी भी ज्योतिष में हो मंदा ही होगा। फिर आपकी वैदिक है, केपी है या नाड़ी है, मुझे नहीं पता कितनी ज्योतिष है, राहु खाना नंबर 8 मंदा ही होगा।
राहु 8 वाले को लाल किताब में कहा गया है तलवार को पत्थर की बजाय जिस्म पर ही तेज करने वाला कसाई। यानी कि ऐसा इंसान अपने हाथ में हमेशा तलवार पकड़ के रखेगा और उसको धार लगाने के लिए पत्थर पे नहीं रगड़ेगा, आपकी गर्दन पे रख के रगड़ेगा। यानी कि इतना बड़ा खतरनाक कसाई होगा। यानी कि वो इंसान इतना गुस्से वाला होगा, इतना लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, उसके ऊपर मुसीबतें इतनी आएंगी, वो मुसीबतें उसके घर वालों को भी भुगतनी पड़ेंगी। और वो मुसीबत आएगी तो अचानक आएगी, अचानक उसके घर वाले इधर उधर दुनिया में भागते हुए ही नजर आएंगे। राहु खाना नंबर 9 में है तो नास्तिक दोस्त जो टट्टी पेशाब के लिए मंदिर ही पसंद करे, ऐसा नास्तिक दोस्त होगा वो इंसान। अगर किसी का राहु खाना नंबर 9 में है तो वो इंसान ऐसा होगा कि उसे अगर पेशाब आएगा तो मंदिर के अहाते में भी कर देगा, इतना नास्तिक है। अगर आप उसको बोलोगे कि भैया यहाँ पे पेशाब मत कर, मंदिर है, वो बोलेगा छोड़ना यार, मैं भगवान को नहीं मानता। इतना खतरनाक नास्तिक होगा। यानी कि उसका भगवान में विश्वास बहुत कम होगा, वो मानेगा ही नहीं कि भगवान इस दुनिया में है। हाँ, ऊपर से वो पूजा पाठ भगवान के डर के मारे करेगा, मगर अंदर से नहीं मानता है। वो ये बोलता है, सबूत मांगता है कि भगवान अगर है तो मेरे सामने आए, भगवान अगर है तो मैं पेशाब कर रहा हूं, मेरे को आके खुद बोले कि भैया पेशाब मत कर, तुम कौन होते हो बोलने वाले। राहु अगर खाना नंबर 10 में है, लोक लाज, मौका के मुताबिक चलने वाला अपना बुजुर्ग। राहु अगर किसी का खाना नंबर 10 में है तो वो इंसान लोक लाज को मानेगा। और जिस तरह एक बुजुर्ग को अपने खानदान की टेंशन होती है कि उसके खानदान का कोई भी बंदा गलत रास्ते पर न जाए, और उसको रोकने के लिए राहु वो इंसान कड़ाई से भी परहेज नहीं करेगा। यानी कि अपनी पोती को भी डांट देगा कि सर पे पल्लू ले, नाती को भी डांटेगा सर पे पल्लू ले, बाजार में जाना है तो सर ढक के जाओ। इसलिए राहु जब खाना नंबर 10 में आता है तो लाल किताब कहती है कि सर ढक कर रखें और नीले काले कपड़े कमर के ऊपर नहीं पहनने। तो ये राहु 10 वाला थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, सिर्फ अपने खानदान के लिए, कि उसके खानदान के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उसके परिवार पे कोई उंगली ना उठाए। तो लोक लाज, मौका के मुताबिक चलने वाला अपना बुजुर्ग होगा। यानी कि राहु अगर खाना नंबर 10 में है तो परिवार के लिए अच्छा है, मगर किस्मत के लिए खराब है। राहु अगर खाना नंबर 11 में है तो जालिम, जल्लाद, जिसके खून में उसकी पुश्तों से जुल्म करने का मादा चल रहा होगा। राहु अगर खाना नंबर 11 में है तो उसके खानदान में ही ऐसे लोग होंगे, लड़ाई झगड़े करने से डरने वाले नहीं होंगे। राहु खाना नंबर 11 के खानदान के एक बंदे को आप हाथ लगा दो, खानदान का खानदान आपके घर पे आ जाएगा। वो आपस में भले ही लड़ मरे, मगर उनके खानदान के इंसान को कोई हाथ लगा दे, सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। आप में से भी अगर किसी का राहु 11 में है तो जरा नोट करके देखना, आप भी गुस्से वाले होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड, और आपके खानदान में आपके चाचा, आपके पिता, आपके भाई भी, ये भी शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। एक सेकंड में क्या कर जाएं उनको खुद को नहीं पता होगा। राहु खाना नंबर 12 में अगर है तो ऐसा इंसान रात के वक्त न सिर्फ खुद दुखिया होगा बल्कि दूसरों के लिए भी दुख पैदा कर देने की किस्मत का मालिक होगा, दूसरों के लिए भी दुख पैदा करेगा। ऐसा इंसान खुद तो रात की नींद अच्छी लेगा,
मगर दूसरों की नींद हराम कर देगा, अपने परिवार की, और खास करके फालतू खर्च ज्यादा करेगा। और इसके फालतू खर्चों के कारण इसकी आदतें भी बिगड़ती हैं, इसका रहन सहन बिगड़ता है, रात को लेट सोता है, इसलिए इसको नींद आ जाती है। मगर घर वाले जागते रहते हैं कि हमारा बेटा कब आएगा, हमारा पति कब आएगा, हमारा भाई अब तक नहीं पहुंचा। दूसरों की ये नींद खराब करेगा, क्योंकि दूसरों की एक बार नींद टूट गई तो उनको रात को नींद नहीं आती है, मगर ये भाई साहब रात को लेट आकर सो जाएंगे। खाना नंबर 12 है ही रात की नींद। खाना नंबर 12 रात की नींद है। जब भी हम खाना नंबर 12 देखेंगे, रात की नींद की प्रेडिक्शन ही करेंगे। खाना नंबर 12 में अगर मंदे ग्रह बैठते हैं तो वैदिक भी कहती है कि यहां पर अगर मंदा ग्रह बैठा हुआ है तो उसको देश निकाला मिल सकता है, परदेश का वास हो सकता है। तो जिनका भी खाना नंबर 12 में मंदे ग्रह बैठे होते हैं, आप समझ लो कि उनके विदेश के योग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि विदेश आज के जमाने में योग है, मगर आज से 150 साल पहले योग नहीं था, ये दोष था। लोग अपने पति को भेजने के लिए बाहर जब जाता था तो रोने लग जाते थे गांव वाले, पता नहीं बोट में जा रहा है, 2 महीने का सफर है, फिर वहां पर काम करेगा परदेश में, फिर आएगा, 2 महीने का सफर होगा, पता नहीं बोट किनारे पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, तो रोने लग जाते थे। मगर आज की डेट में अगर लड़की की शादी कनाडा में हो रही है, परदेश में 7 समंदर दूर, तो पंजाब वाले भांगड़ा करने लग जाते हैं, कहते हैं लड़की का तो खानदान तर गया, लड़की का खानदान किस्मत वाला है। किस्मत वाला नहीं है, ये दोष है।